चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी डगमगाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी डगमगाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी एक भूकंप आएगा। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे, प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ लिए थे और प्रोनाउन के प्रकार को भी देख लिए और उसमें हमारा पहला था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा और पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, पर्सनल प्रोनाउन के जेंडर, पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन सभी चीज़ों को हम देख चुके हैं। आज हम लोग और रेस्ट जो बाकी बचा हुआ है प्रोनाउन के प्रकार उनको देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन के बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई पूछे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स। सिंगुलर में सेल्फ, सिंगुलर में सेल्फ और फॉर प्लूरल, प्लूरल में सेल्व्स लगाकर जो प्रोनाउन बनता है उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे क्या माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स भी हो जाएगा, फिर हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स। ये सब के सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि एक एग्जांपल लिए हम कि आई सी माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ, मैं आईने में खुद को देखता हूं, मैं आईने में खुद को देखता हूं। तो खुद कहने से निज, निज माने क्या? स्वयं, खुद का बोध हो रहा है। तो आई सी माई सेल्फ, यहां पर माई सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? अगर यहां हम फिर यहां पर सब्जेक्ट बदलते हैं तो क्या लिखेंगे? वी, तो वी सी आवर सेल्फ हो जाएगा, तो आवर सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी सीज हर सेल्फ हो जाएगा, यू सी योर सेल्फ हो जाएगा, दे सी देम सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरह से माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब के सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही बना है। कौन? इम्फेटिक प्रोनाउन, है ना? तो इसमें भी सेम वही बातें हैं, बस दोनों के स्थान में अंतर है, प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन का परिभाषा होगा कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ प्रोनाउन भी कह सकते हैं। इन सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। इसमें भी सेम वही एग्जांपल है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना? लेकिन यहां हमने एग्जांपल लिया है सी हर सेल्फ वेंट देयर। सी वह, हर सेल्फ खुद, वेंट गई देयर, वह वहां खुद गए। तो यहां हम कहते हैं सी हर सेल्फ। हर सेल्फ मतलब कौन? सी। सी वह, हर सेल्फ माने खुद, खुद मतलब कौन? सी। यहां सी पर जोर पड़ रहा है ना, सी क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन पर जोर पड़ रहा है ना। तो कहने का मतलब जब हम सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए करेंगे तो यहां पर सेल्फ प्रोनाउन को क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि यहां पर हो जाएगा दे देमसेल्व्स, दे देमसेल्व्स वेंट देयर। तो दे देमसेल्व्स लिखे मतलब वे लोग खुद, तो वे लोग खुद कहने से वे लोग पर यानी दे पर जोर पड़ेगा। वी आवर सेल्व्स वेंट देयर, तो वी आवर सेल्व्स कहने से क्या बोध होगा? वी पर जोर पड़ेगा। तो दोनों के प्रयोग में अंतर है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और तब सेल्फ प्रोनाउन आया। तो अगर हमारे वाक्य में सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आए और तब सेल्फ प्रोनाउन आए तो क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद सेल्फ प्रोनाउन आ जाएगा और तब वर्ब आएगा, तो यहाँ पर हम सेल्फ प्रोनाउन को क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन। कोई दिक्कत?
समझ गए कि नहीं? तो सब्जेक्ट के ठीक बाद सेल्फ प्रोनाउन आ जाए तो इम्फेटिक, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए और तब सेल्फ प्रोनाउन आए तो रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो कोई पूछे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो बताएंगे दिस, दैट, दीज, दोज को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो नजदीक में कोई एक वस्तु हमारे पास है तो उसके तरफ संकेत करना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं, हिंट करना चाहते हैं, तो क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। ठीक है, अब दूरी में कोई एक वस्तु है उसके तरफ इशारा कर रहा है, इंगित करना है, तो दैट लगाएंगे। जैसे मेरे हाथ में चौक है तो बोलेंगे यह चौक, दिस इज ए पीस ऑफ चौक। तो पीस क्या है? चौक क्या है? नजदीक में है। चौक कहाँ है? नजदीक में है, तो दिस लगाएंगे। इस चौक को दूरी में फेंक दे, या मान लीजिए सड़क पे दूरी में कोई लड़का खड़ा है तो बोलेंगे, या वहां पर दूरी में कोई पेड़ है, बोलेंगे वह एक पेड़ है, और पेड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? दैट इज ए ट्री, है ना? तो नजदीक में कोई एक वस्तु हो तो दिस, एक से ज्यादा हो तो दीज, दूरी में कोई एक वस्तु हो तो दैट, एक से ज्यादा हो तो दोज। दिस दैट सिंगुलर है, दिस दोज प्लूरल। कोई दिक्कत? नजदीक में एक वस्तु के लिए दिस, दूरी में एक वस्तु के लिए दैट, और दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोज। कोई दिक्कत? यहां हमने लिख दिया दिस दैट दिस दोज, यानी दिस दैट दिस दोज को ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल लिया, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, तो यहाँ पर दिस आपका क्या हो गया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? दैट इज ए पेन, दैट क्या हो गया? सॉरी, दैट इज ए पेन नहीं, दैट इज ए ट्री, यहाँ पर दैट क्या हो गया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? एक से ज्यादा कलम हो जाए तो कहेंगे दीज आर पेन्स, एक से ज्यादा पेड़ हो जाए तो क्या कहेंगे? दोज आर ट्रीज। ये हट जाएगा। कोई दिक्कत? पांचवा हमारा है इंडिफिनिट प्रोनाउन। पांचवा क्या है हमारा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम में ही परिभाषा, इंडिफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। तो वैसा प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसी को कहते हैं क्या? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एनीबॉडी, सम, ऑल, नो वन, नोबडी, ये सब के सब क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एग्जांपल मैंने लिया, एनीबॉडी कैन डू इट, इसे कोई कर सकता है, इसे कोई कर सकता है, तो यहाँ पर क्या है? एनीबॉडी। ये एनीबॉडी आपका क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से यहाँ पर समवन, नो वन, एनीबॉडी, ऑल, सम आ जाए तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला है हमारा छठा है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। छठा क्या है हमारा? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज, इन सब को कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनसे किसी वस्तु पर अधिकार या व्यक्ति के साथ संबंध का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन से संबंध या अधिकार का बोध होता है। ठीक है, तो कोई पूछे पॉजेसिव प्रोनाउन की क्या परिभाषा है, तो बोलेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन से संबंध या अधिकार का बोध होता है। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, तो बुक पर अधिकार का बोध होता है कि नहीं? माइन कहने से, है कि नहीं? ठीक है, दैट पेन इज योर्स, फिर योर्स कहने से अधिकार का बोध हो। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिससे संबंध या अधिकार का बोध होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अगला हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिसकी सहायता से हम प्रश्न पूछते हैं। ये कुछ नहीं है, एकदम आसान है। जैसे व्हाट, हु, व्हिच, whom, ये सब क्या है?
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इनकी सहायता से हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। यहाँ व्हाट किसके लिए आया, कोई ना कोई नाउन के बदले आया है। तो व्हाट इज दिस, आप कहेगा दिस इज ए पेन, तो पेन के लिए आया व्हाट, नहीं बात समझ गए। पेन नाउन है, नाउन के बदले में आया। तो ये व्हाट, हु, व्हिच, दैट, व्हिच, हु, हुम, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनसे प्रश्न पूछने में सहायता मिलती है। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसका हम प्रयोग कर रहे हैं कि आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू। आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर ऑफ द टू पेन्स मतलब दोनों में से किसी भी कलम से विल डू माने काम चल जाएगा। दोनों में से किसी भी कलम से काम चल जाएगा। तो आइदर मतलब हो गया यहाँ दोनों में से कोई है, माने दो कलम है, कहा कोई दे दीजिए काम चल जाएगा। नहीं, अगर यहाँ नाइदर रहेगा तो नाइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से अगर किसी से काम चलने वाला नहीं है तो क्या लिख देंगे, नाइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, है ना। अब चलिए आखिरी हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। आखिरी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा समझने की चीज है, इस पर थोड़ा सा जोर दीजिए आप लोग। रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो जब हु, हुम, हुज, व्हिच तथा दैट, जब हु, हुम, हुज, व्हिच तथा दैट नाउन के स्थान पर आ जाए और नाउन की पुनरावृत्ति नहीं होने दे, मतलब कि नाउन को दोबारा वहां आने नहीं दे और दो वाक्य को जोड़े, तब उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे क्या है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, द बॉय हु इज हियर हैज ए कार। जो लड़का यहाँ है उसे एक कार है, जो लड़का यहाँ है उसे एक कार है। मैंने परिभाषा में कहा कि जब हु, मुझ क्या करे, नाउन के स्थान पर आ जाए और नाउन को दोबारा वहां आने नहीं देते। द बॉय हु, हु मतलब जो मतलब कौन, हु किसके लिए आ रहा है, ये हु किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है। हु किसके लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम है, नाउन के स्थान पर आ जाएगा और नाउन को दोबारा वहां आने नहीं देगा। अब देखिए बॉय है, फिर बॉय लिखेंगे तो सुंदर लगेगा, नहीं ना लगेगा। द बॉय हु इज हियर हैज ए कार। तो द बॉय हु, यहाँ पर हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉय नाउन है, उसी के बदले में आया है और बॉय को दोबारा यहाँ आने नहीं दिया। लड़का, जो मतलब कौन, बॉय। हु इज हियर, जो यहाँ हैज ए कार, उसे कार। और मैंने कहा कि हुम, हुज नाउन के स्थान पर आ जाए और नाउन को दोबारा वहां आने नहीं दे, तो दोबारा आने नहीं दिया और दो वाक्य को जोड़े। तो यहाँ पर दो वाक्य है, लड़का जो यहाँ है और उसे एक कार है। लड़का के पास एक कार है, एक लड़का यहाँ है, यहाँ पर एक लड़का है और उसे एक कार। यहाँ पर एक लड़का है, उसे एक कार है। दो वाक्य है और दोनों को एक तरह से कौन जोड़ रहा है, हु ही जोड़ रहा है। अगर हु हट जाए तो वाक्य की सुंदरता ही खत्म हो जाएगी, कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा, द बॉय इज हियर हैज ए कार, द बॉय इज हियर हैज ए कार। तो हु कहने से दोनों में लिंक ही स्थापित नहीं हो पाएगा। बात समझ गए। फिर दूसरा वाक्य लेते हैं, द गर्ल whom you saw is रीता। द गर्ल वह लड़की, whom जिसे you saw तुमने देखा, is रीता वह कौन है, रीता है। तो यहाँ पर द गर्ल whom किसके लिए आया, गर्ल के लिए। द गर्ल लड़की, whom जिसे माने किसे, गर्ल को। you saw तुमने देखा, सिंपल पास्ट टेंस, is रीता वह कौन है, रीता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गर्ल के बदले में कौन आया, whom, और गर्ल को दोबारा आने नहीं दिया, नाउन की पुनरावृत्ति को रोका, मतलब नाउन की पुनरावृत्ति होने नहीं दिया और दो वाक्य को जोड़ा कि एक लड़की यहाँ है और उसका नाम रीता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन के पुनरावृत्ति को रोकता है, नाउन को दोबारा आने नहीं देता और दो वाक्य को जोड़ता है।
एक बात और याद रखने की कि जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन अवश्य रहेगा। जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन अवश्य रहेगा। देख रहे हैं, होम के पहले गर्ल है, हु के पहले बॉय है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने प्रोनाउन को खत्म कर लिया है। आगे चल के हम लोग बाद में फिर प्रोनाउन के यूज को देखेंगे, विभिन्न तरह के प्रोनाउन को यूज को देखेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे आगे हम लोग। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं।